चुले। मैं हूँ संजनांगमो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 से पाठ नंबर 11वां, जो कि है एक कविता और जिसका शीर्षक है देश घाण। और इस कविता को लिखा है हमारे कवि हंस कुमार तिवारी जी ने। तो ये एक देशभक्ति कविता है। और पहले कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कवि की ओर। तो हमारे कवि हंस कुमार तिवारी जी जो हैं, उनका जन्म 15 अगस्त 1918 में हुई थी, बंगाल की राज्य में हुई थी। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी साहित्यकार साधना की प्रथम उपलब्धि एक कला नामक किताब से हुई थी। तिवारी जी लेखक के साथ साथ एक सफल पत्रकार और संपादक भी रहे। तो ये तो हुई हमारी कवि के बारे में। अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो पहले हम देखेंगे देशगान नामक जो कविता है, इसका थोड़ा सा सार। देशगान नामक कविता हंस कुमार द्वारा रचित एक देशभक्ति कविता है, जिसमें हंस कुमार तिवारी जी अपने देश की गुणगान करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने देश पर गर्व है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसकी चरण को समुद्र छूते हैं। यानी उनका ये मतलब है कि भारत के पश्चिमी ओर से तीनों छोर से 3 बड़े समुद्र इसको छूते हुए नज़र आते हैं। और जो पूरब और उत्तरी दिशा में ये जो बड़े बड़े विशाल पहाड़ है, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक राजा के सिर पर मुकुट। इतना सुंदर हमारा ये भारत दिखता है और यहाँ पर स्वर्ग निवास करते हैं। तो फिर कवि ये भी कहते हैं कि हमारा भारत देश इतना महान है कि यहाँ घर घर लक्ष्मी और सरस्वती का निवास होता है। कवि ये भी कहते हैं कि आदिकाल से ही, मतलब पहले ज़माने से ही भारत पूरे विश्व में, पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलते आ रहे हैं। और कवि फिर कहते हैं कि सारे लोगों को, मतलब सारे जो करोड़ हमारे भारतीयवासी हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि वो सारे एकजुट होकर आए और अपने देश का जय जयकार करें, उनका गुणगान करें। तो बच्चों, ये तो हुई हमारी पाठ का छोटा सा सार। अब हम चलते हैं पाठ की यानी कविता की ओर। तो सबसे पहले मैं कविता को एक बार आपको पढ़ के दिखाती हूँ। आप लोग भी अपनी पुस्तकें खोलिए, पृष्ठ नंबर है 79, और मेरे साथ कविता का आनंद लीजिए। तो मैं कविता को एक बार पढ़ के आपको दिखाती हूँ। हमको है अभिमान देश का, जिसके पाँव पखारे सागर, गंगा भरे सवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का, जिसके रजकंड का कर चंदन, झुक झुक नभ करता पद वंदन, कली कली के प्राण खोलता स्वर्ण रश्मि का घान देश का, जग के जीवन के विकास में, जग के नैनों के प्रकाश में, लगा हुआ है आदिकाल से ज्ञान किरण का भान देश का। कोटि बाहु में शक्ति इसी की, कोटि प्राण में भक्ति इसी की, कोटि कोटि कंठों में गूंजित मधुर मधुर जयगान देश का, कोटि कोटि कंठों में गूंजित मधुर मधुर जयगान देश का। तो ये तो हुई हमारी ये कविता। अब हम जानते हैं कविता का मतलब इसका अनुवाद करके मैं आपको बताऊंगी। तो हम इसको छंद वाइज पढ़ेंगे। छंद का मतलब होता है बच्चों स्टैंजा। तो हम स्टैंजा वाइज इसका अनुवाद करके अब इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम ये वाला यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। हमको है अभिमान देश का, जिसके पाँव पखाड़े सागर, गंगा भरे सवारे घाघर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 से 1 में संकलित
देशगान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि है हंस कुमार तिवारी जी। तो इस पद्यांश में कवि अपने भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान मतलब होते हैं बच्चों गर्व है। तो कवि कहते हैं कि हमें अपने भारत देश पर अभिमान है, क्योंकि हमारे जो भारत देश है उसके चरण को समुद्र छूते हैं। तो बच्चों, आपको ये पता नहीं होगा कि जो हमारे देश है वो 3 समुद्र से घिरे हुए हैं, और हमारा देश एक ऐसा देश है, मतलब एकमात्र ऐसा देश है, मतलब किसी विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम से ही उसके समुद्र के नाम पड़े हो। जैसे आपको ये दिख रहे हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में इसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो इस सागर मतलब ये सागर हमारे भारत के नाम से ही पड़ा है। तो है ना हमारे देश एक महान देश। तो यही हमारे लेखक कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसके चरण को, उसके पाँव को समुद्र छूते हैं, और यहाँ गंगा बरे, मतलब वैसे तो हमारे देश में कई सारे नदियाँ बहते हैं, लेकिन उनमें से एक गंगा, जिसको हम पवित्र मानते हैं और जिसको हम गंगा माँ के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे देश में बहकर सवारे गागर मीन्स हमारे अन्न के जो भंडार होते हैं उसको भरते हैं। अर्थात ये है कि जब गंगा के जब पानी हमारे खेत में पड़ते हैं, हमारे खेत खलियानों जो पौधों में पड़ते हैं, तो उनमें जान आ जाती है और उनमें बीज आ जाती है। तो जब खेतों में जब बीज आ जाती है, खेत सींच पानी से सींचते हैं तो उनमें अन्न आता है। तो इसके वजह से जो हमारे किसान हैं, और किसान के वजह से जो हमारे देश पूरे जनता के पेट पलते हैं। तो यही हमारे कवि का तात्पर्य है कि गंगा बरे सवारे घाघर, मतलब गंगा के पानी से हमारे अन्न के भंडार भर जाते हैं। फिर कहते हैं कि सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। फिर कवि ये कहते हैं कि विश्व के विशाल से विशाल पर्वतें हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा विशाल पहाड़ जो कि हिमालय है, वो तो हमारे देश में ही है। हमारे देश के उत्तरी और पूर्वी छोर में इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ है जो हमारे देश को एक स्वर्ग जैसा बनाता है, और जहाँ देवता निवास करते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हिमालय पर्वत है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश को एक सुंदर सा देश बनाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं बच्चों हमारे दूसरे छंद में। दूसरा छंद हम यहाँ से यहाँ लेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार आपको पढ़ के दिखाऊंगी, फिर इसका हम अनुवाद भी करेंगे। जिसके रच कर्ण का कर चंदन, जुग जुग नभ करता पदवंदन। ये पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के किशोर भारती भाग 1 में संकलित देशगान नामक कविता से लिया गया है, और इसके कवि है हंस कुमार तिवारी जी। यहाँ पर कवि अपने देश की सुंदरता और देश की सांस्कृतिक प्राकृतिक पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हमारे देश इतना महान है कि यहाँ के कण कण का मतलब होते हैं बच्चों ये रज कण है ना, जो मिट्टी के छोटे से छोटे जो हम इसे इंग्लिश में पार्टिकल्स बोलते हैं, इनमें भी ये भी कैसा लगता है, ये भी चंदन के समान लगता है। चंदन मतलब होते हैं, इसको हम इंग्लिश में सैफ्रॉन बोलते हैं और इसको लद्दाखी में हम चंदन भी बोलते हैं, और इसको हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। तो फिर लेखक कवि ये कहते हैं कि जो हमारे देश की मिट्टी है, मिट्टी के छोटे छोटे जो कण हैं वो भी चंदन के समान है, और कहते हैं कि इस चंदन रूपी मिट्टी को अपने तिलक बनाकर, मतलब अपने माथे पर लगाकर, ये जो है ना नभ मतलब होता है आसमान, मतलब आसमान भी बादल रूप, मतलब आसमान बादल के रूप में जुग जुग
मतलब होते हैं झुक, मतलब झुक कर हमारे देश को प्रणाम करते हैं, हमारे देश का अभिनंदन करते हैं, नमस्कार। फिर इसके बाद है बच्चों, कली कली के प्राण खोलता स्वर्ण रश्मि का घान देश का। इसका मतलब ये है कि जब सूरज की किरण, मतलब हमारी जब सूरज की सुनहरी किरण, जिसको हम इंग्लिश में सन रेज भी बोलते हैं, वो जब हमारी कलियों में पड़ती है, हमारी खेतों में पड़ती है, हमारी फूलों में पड़ती है, हमारे जो बीजों से उगे हुए जो पौधे हैं उनमें पड़ती है, तो उनमें नई उमंगें आ जाती है, नई खुशियाँ आ जाती है, नई जान आ जाती है, और जिसको देख हम लोगों में भी वो खुशी भर आ जाती है। तो इसी का मतलब है कि कली कली का प्राण, मतलब कली कली मतलब पौधे, छोटे छोटे पौधे के कलियों में प्राण, प्राण मतलब जान आ जाते हैं। किससे? सूरज की किरण से, मतलब सूरज की ये स्वर्ण रश्मि मतलब होते हैं सूरज की किरण, सन रेज। जब सूरज की किरण से जब कलियों में प्राण आ जाती है तो वो खिल उठते हैं और अपनी देश की गान गाने लगते हैं, खुशी से गाना गाने लगते हैं। तो ये तो हुई हमारी दूसरे छंद का अनुवाद। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे छंद में। इसको मैं पढ़ती हूँ पहले। यहाँ कवि कहते हैं कि जग के जीवन के विकास में, जग के नैनों के प्रकाश में। तो इसमें हमारे कवि हंस कुमार तिवारी जी, तो इसमें कवि भारत को ही संसार रूपी, मतलब पूरे विश्व में ज्ञान फैलाने वाली एकमात्र देश मानते हुए कहते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ही, मतलब पहले ज़माने से हमारा देश एक ऐसा देश है जो जग में, जो पूरे विश्व में ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो फैलाता आ रहा है, और जिसके वजह से लोगों के जीवन में विकास है। मतलब विकास मतलब होते हैं तरक्की, और इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं ना। तो यहाँ इस तीसरे छंद में कवि का ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो एक बाण की तरह, मतलब तीर की तरह हमारे देश से पूरे दुनिया में, पूरे संसार के लोगों में फैला हुआ है। अच्छा, तो हम अब चलते हैं हमारे चौथे छंद में, जो है हमारी आखिरी छंद। उसमें कवि कहते हैं कि कोटि बाहों में शक्ति इसी की, कोटि प्राण में भक्ति इसी की। तो यहाँ हमारे कवि हंस कुमार तिवारी जी भारत के पूरे भारतवासियों को अपना शक्ति मानते हुए कहते हैं कि कोटि बाहों में शक्ति, मतलब कोटि मतलब होते हैं करोड़ों, करोड़ों जनता के बाहों में इतने शक्ति है कि जब हम एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमें कोई नहीं पछाड़ सकता, दुनिया के कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। यही हमारे कवि का कहना है कि कोटि बाहों में, मतलब करोड़ों बाहें जब एक साथ मिल जाएंगे तो उसमें बहुत सारी शक्ति है। और कोटि प्राण होते हैं करोड़ों प्राण, मतलब करोड़ों लोग अपने देश को, हमारे अपने भारत देश को नमन करता है, प्रणाम करता है, उसकी प्रार्थना करता है, भक्ति करता है। तो फिर कवि कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों में गूंजित मधुर मधुर जयगान देश का। कोटि मतलब होते हैं करोड़। तो फिर कवि सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे जो सारे करोड़ लोग हैं वो एक साथ मिलकर अपने कंठों से, मतलब अपने कंठ होते हैं गला, मतलब अपने मुंह से इस देश का जयगान करे, अपने मीठे स्वर से, अपने जितनी भी ताकत है वो सब मिलाकर अपने देश का जयगान करे, देश का गुणगान करे। यहाँ पर एक वर्ड है मधुर मधुर, मधुर मतलब होते हैं मीठे स्वर से अपने देश का जयगान करे, और हमारे देश की आन बान शान की जो रक्षा करते हैं, सीमा पर हमारे जितने भी सेनाएं हैं उनको सेनाओं के अभिवंदन में हम जयगान करें, ये देश गान गाएं। तो ये तो हुई हमारी आज की कविता का अनुवाद, मतलब इसका मतलब। तो बच्चों, अब इस कविता में कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको आपने समझना है, मतलब जिनको आपको समझने के बाद ही इस कविता का अनुवाद कर सकते हो। तो इसके बाद हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का मैं आपको अनुवाद करके इसका मतलब बताऊंगी।
इस कविता में आए सबसे पहला जो कठिन शब्द है वो है अभिमान। अभिमान का मतलब होता है बच्चों गर्व। इसको इंग्लिश में प्राउड भी कहते हैं। इसका मतलब है गर्व, मतलब किसी चीज़ पर गर्व होना। और इसका दूसरा शब्द है पखारे। पखारे मतलब होता है धोना, मतलब किसी चीज़ को धोना, अपने पैर धोना या कपड़े धोना, उसको पखारे भी बोलते हैं। उसके बाद है गागर। गागर मतलब होता है बच्चों घड़ा, कलश बोलते हैं ना, जो मिट्टी का बना होते हैं, और इसे इंग्लिश में पॉट भी बोलते हैं। और गाँव में इसे अन्न रखने के लिए प्रयोग भी होते हैं और उसको बोलते हैं गागर। मतलब आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, गागर में सागर, है ना, उसमें यही वाला गागर का प्रयोग होते हैं। और उसके बाद है शीश। शीश मतलब होते हैं सर, मतलब शीश झुकाना मीन्स सर को झुकाना। उसके बाद है मुकुट। मुकुट मतलब होते हैं ताज। इंग्लिश में इसे क्राउन भी कहते हैं, जो राजा महाराजा अपने सिर पर रखते हैं, उसे कहते हैं मुकुट। फिर एक शब्द है हिमवान। हिमवान आपने शायद नहीं सुना होगा, मगर आपने हिमालय तो ज़रूर सुना होगा। तो ये हिमवान और हिमालय दोनों एक ही मतलब होता है, हिमालय और हिमवान। फिर एक शब्द है रजकण। रजकण का मतलब होते हैं धूल का छोटा छोटा कण, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, मिट्टी के जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको रजकण बोलते हैं। इसका हमारे सादे मतलब हिंदी में इसे धूल का कण बोलते हैं। कण मतलब होते हैं छोटा छोटा वो पार्टिकल्स। फिर एक शब्द है नभ। नभ मतलब होते हैं आकाश, आसमान, ठीक है। उसके बाद है पद। पद तो सुना होगा, पद मतलब होता है पैर। पैर, हमारे जो पाँव होते हैं ना, उसको हम पद बोलते हैं। फिर है वंदन। वंदन का मतलब होते हैं नमस्कार करना, वंदना करना, प्रार्थना करना। जैसे हम पढ़ने से पहले सरस्वती माँ की जो प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं ना, तो वही वंदन है। वंदन करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना। उसके बाद एक शब्द है स्वर्ण रश्मि। इसको मैंने पहले भी बोला था। स्वर्ण रश्मि का मतलब होते हैं सुनहरी किरण। इसको इंग्लिश में हम सन रेज बोलते हैं। जैसे देखिए आप, सुनहरी, सुनहरी में मतलब होते हैं जो गोल्ड, जो सोने जैसा एक रेस आता है ना, जो सूरज से एक रेस आता है, उसको हम सुनहरी किरण, किरण मतलब होते हैं रेस, और ये सूरज की किरणों को हम स्वर्ण रश्मि भी कहते हैं। उसके बाद है जग। जग तो सुना होगा। जग मतलब होते हैं संसार, मतलब दुनिया को हम जग भी कहते हैं। उसके बाद एक शब्द है विकास। विकास मतलब होते हैं बच्चों तरक्की, मतलब डेवलपमेंट भी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। विकास मतलब होता है तरक्की। उसके बाद है एक नैनो। नैनो मीन्स आँखों, मतलब आँख को नैन बोलते हैं, तो नैनो को हमने आँखों करके लिखा है। ये बहुवचन में इसको दिखाया हुआ है। तो उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश का मतलब तो हमें पता है, ये रोशनी, मतलब सूरज की प्रकाश। प्रकाश मतलब रोशनी। उसके बाद है आदिकाल। आदिकाल का मतलब होता है प्रारंभ का समय, मतलब बहुत साल पहले, मतलब पहले का समय। इसको इंग्लिश में एंशिएंट टाइम्स भी हम कहते हैं। उसको आदिकाल से भी हम समझते हैं। उसके बाद एक शब्द है कोटि। कोटि मतलब होते हैं बच्चों करोड़, मतलब कोटि, कोटि मतलब करोड़ करोड़ लोग। उसके बाद है एक बाहु। बाहु मतलब होता है बाहें, बाहें। और भुजा मतलब ताकत। ये मसल्स जो होते हैं ना, इसको हम बाहु बोलते हैं। उसको बाहें मतलब आपने सुना होगा ना, बाहें, और उसको हम बाहु भी कहते हैं। उसके बाद और एक शब्द है प्राण। प्राण मतलब होते हैं जान, हमारी जान, प्राण जान। कंठ मतलब होते हैं गला। तो यहाँ पर कंठों का एक शब्द आया है, इसीलिए हमने उसको बहुवचन में दिखाया है गलो, मतलब ये बहुवचन है। कंठ मतलब होते हैं गला, और कंठों मतलब बहुत सारे गले, और इसको गला हम जो कहते हैं। और इसके बाद है गूंजित। गूंजित मतलब गूंजना, किसी चीज़ के, किसी आवाज़ का गूंजना, किसी शोर का गूंजना, उसको हम कहते हैं गूंजित। और उसके बाद है मधुर। मधुर मतलब होते हैं बच्चों मीठा, स्वीट, बहुत ही प्यारा, मधुर
आवाज़, मधुर मतलब मीठा आवाज़। जयगान का मतलब होता है जीत का गीत, मतलब ऐसा गीत जो किसी जीत के बाद हम गाते हैं उसे हम कहते हैं जयगान। जो हम अपनी देश की शान में हम जो गीत गाते हैं उसको हम कहते हैं जयगान। तो इसी के साथ हमारे आज का ये पाठ ख़त्म होता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस पाठ में से कुछ कठिन लगे हों या कुछ समझ नहीं लगे हों तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम किसी दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, जय भारत, झूले।